हमारा एपिस्टैक्सिस पूरा नहीं हुआ था, इसलिए आज यहाँ से थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। एपिस्टैक्सिस जो लोग नए हैं उनके लिए है। एपिस्टैक्सिस इज द इज एपिस्टैक्सिस epistaxis is defined as acute hemorrhage from the nostril, nasal cavity or nasopharynx. It is a frequently emergency department complaint and often cause significant anxiety in patient and clinicals. ये जो एपिस्टैक्सिस होती है ये कई बार इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है और ब्लीडिंग में कंटिन्यू नोज से होने लगती है, नेजल फेरेंक्स कैविटी से होती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट जब आप आता है तो उसे आप लेटा दें और उसके पैर की तरफ से थोड़ा सा ऊंचा कर दें, सर को नीचे कर दें और पैर को ऊंचा कर दें, इससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल में आती है। लेकिन अगर बार बार ये चीज़ होती है तो उसके बारे में जो है स्पेशली केयर और उसके एमआरआई वगैरह करने की ज़रूरत होती है, वरना फिर इसके कॉजेज़ जो हैं यहाँ पे आगे आ जाते हैं। व्हाट कॉज एपिस्टैक्सिस, या शॉर्ट में हम यहाँ पे देख के आगे ट्रीटमेंट के लिए बढ़ते हैं। लोकल ट्रॉमा, कोई किसी ने बच्चे ने हिट कर दिया हो या आपस में मजाक में हाथ लग गया हो तो लोकल ट्रॉमा हो जाता है, इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, जनरली कॉज यही होता है। फॉलोड बाई फेशियल ट्रॉमा, फेशियल ट्रॉमा कहीं फेस ऐसे भी जर्क हो गया हो, आप जा रहे हो किसी जगह पे टकरा गए हो, और या फिर पहले से भी कोई फेस के अंदर प्रॉब्लम रही हो और वो उसके वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है। फॉरेन बॉडीज़, फॉरेन बॉडीज़ जैसे कि अक्सर लोग होता है नोज़ के अंदर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं और जैसे स्नीजिंग की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंडीशन में तेज़ स्नीजिंग की वजह से भी हो सकता है। फॉरेन बॉडी कोई भी जो बॉडी को सूट नहीं कर रही है चीज़, वो गई हो, गैस वगैरह हो, तो उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। नेजल और साइनस इन्फेक्शन, नेजल या तो साइनस इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, या कफ वगैरह जो है क्रॉनिक ज़्यादा होने पे, क्रॉनिक कंडीशन में होने पे और नोज़ को क्लीन करते वक्त हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लग गया हो तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। इनहेलेशन ऑफ ड्राई एयर, और जैसे कि आप बाइक चला रहे हो या कहीं सफ़र कर रहे हो और वो विंडो खुली हो और ऐसी कंडीशन में ड्राई एयर की वजह से, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने से ये चीज़ हो सकती है। चिल्ड्रन यूजुअली प्रेजेंट विद एपिस्टैक्सिस ड्यू टू लोकल इरिटेशंस, बच्चों को ज़्यादातर लोकल इरिटेशंस होता है, खेल कूद में लग जाता है या फिर कभी नोज़ के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें डाल देते हैं। और रिसेंटली अपर, तो उनको जो है फ़ौरन केयर करें और उनको लिटा दें, लिटा करके सर को नीचे की तरफ झुका दें, बैक पोर्शन पे कर दें और पैर को थोड़ा ऊपर कर दें। इनके लिए यहाँ पे मेडिसिन दी गई है, S1C5 A1 वर्वन B और E का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसे नोट कर लें। ये ट्रीटमेंट के लिए है कंप्लीट, ये ट्रीटमेंट के लिए है और इसे रेगुलर ट्रीटमेंट दें, इससे सही हो जाएगा। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो BE के बी एक्चुअली आप लोग कैसे BE रखते हैं, ये कई लोगों को अलग अलग तरीके से रेक्टिफाइड स्पीड में है या डायरेक्ट रखते हैं बोतलों में। आप ऐसा करें 100 ml या 1 पाउंड में बना के स्टोर रखा करें। तो BE को अगर तैयार करना है आपको, और ये इमीडिएटली आप नोज़ में डाल सकते हैं। BE को तैयार करने का तरीका जो है वो 450 ml जो है आप डिस्टिल वाटर ले लें और 5 ml पहले तो आप 5 ml ब्लू इलेक्ट्रिसिटी लें और प्लस 45 ml अगर रेक्टिफाइड स्पीड डालना है तो उसे डाइल्यूट करें। 5% जो है 45 जो ml है में से आप 5 ml रेक्टिफाइड स्पीड डाल दें, वो प्रिजर्व के लिए काम आ जाएगी। 40 ml DW कर दें, तो ये होगा आपका 45 ml लिक्विड। इसके अंदर आप 5 ml जो मेडिसिन है आपकी D3 वो मिक्स करिए, ये बन गया 1:9 के फार्मूले से ये D4 बन गया। D4 का 50 ml 450 ml और डिस्टिल वाटर के अंदर डायरेक्ट मिक्स कर दीजिए और ये हो गया 1 पाउंड आपके पास, पूरे 500 ml। ओके, अब ये 500 ml को अपनी क्लिनिक में जो ड्रॉप वाली बोतलें होती हैं उसमें
स्टॉक कर लीजिए। कभी भी अगर ब्लीडिंग एक्सटर्नल कहीं पे भी हो रही है, नेजल हो रही है, तो आप ड्रॉप वहाँ पे डाल दें, इमिजिएटली कंट्रोल आता है, ज़रा भी वक्त नहीं लगता। ये हमारा प्रैक्टिकली है, क्लिनिक के अंदर देखा हुआ है। ठीक है, ये A1 और B यहाँ पे यूज़ करते हुए दिखाएंगे सिंपल। डैमेज ब्लड वेसल्स की वजह से ये कॉज बनता है, क्रैक्ड मेम्ब्रेन्स, और ये ज़ोर से जो प्रेशर से लोग स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, उसके वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा ड्राई एयर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से, दोनों कंडीशन में ये चीज़ हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कुछ गैस भी इस टाइप से, कभी जो ये पटाखे वगैरह होते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स की वजह से जो उसके धुएं होते हैं, जो फॉग होते हैं, उसके वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। ये सरफेस है, ये पिछली बार तो हो ही चुका था। अब आगे हम आते हैं। ये साइनोसाइड ट्रीटमेंट इसमें हमने दे रखा है, यहाँ पे देख लें। व्हाट कॉजेज नोजल ब्लीड्स, नोज पीकिंग, कोल्ड्स, अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड साइनोसाइटिस, स्पेशली एपिसोड that cause repeated sneezing, coughing and nose blowing, नाक का बहना बार बार, blowing your nose with force, बहुत ज़्यादा तेज से जो है नोज फोर्स से निकल रहे हो, inserting an object into your nose, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट नोज के अंदर इंसर्ट किया गया हो, इंजरी टू द नोज एंड फेस पे इंजरी हुई हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे साइनोसाइड ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं, इंजरी टू द नोज एंड और फेस, तो यहाँ पे S5, C5, A2, G का यूज़ करेंगे। देखिए A2 और G ये वेनस ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करती है, और कहीं पे भी अगर डार्क ब्लैक ब्लीडिंग हो रही हो, जिसमें डार्क कलर हो और ब्लीडिंग हो रही हो, तो समझ लिया कि वेन्स की ब्लीडिंग है, और वहाँ पे A2G का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ौरन कंट्रोल में आ जाती है। साइनस इन्फेक्शन में यहाँ पे R1 है, S1 है, साइनस में C5 भी ले सकते हैं, C13, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर ड्राइनेस है तो C13 यूज़ होगा, अगर साइनस इन्फेक्शन है, क्रॉनिक है, बहुत वक्त से है, तो C5 इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें से क्योंकि कफ इरिटेशंस की भी होती है, मैक्सिलर साइनस मैक्सिलरी बोन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो P1, P2, P3 में से कोई भी अकॉर्डिंग कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड एंड फीमेल के लिए जो है ये P3 आ जाती है, और जनरली P2 है। P2 ऐसे जो हैं, जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल के होते हैं, और ख़ास करके क्रॉनिक कंडीशन में P2 का इस्तेमाल करते हैं। P1 एडल्ट सभी के लिए यूज़ की जा सकती है। P1 के अंदर सिंपल P1 है, P2 के अंदर P1 प्लस C2 आ जाती है, और यहाँ पे P3 के अंदर P1 प्लस A3 कंबाइंड हो जाती है, तो इसलिए इसे P3 का दिया गया है। प्लांट्स जो हैं इनमें P2 के अंदर C2 एडेड प्लांट्स हैं, इसलिए उसमें कम्बिनेशन अलग से नहीं दिया गया। P1 प्लस P2 इक्वल टू P1 प्लस C2 इक्वल टू P2 इसलिए नहीं दिया गया है, क्योंकि कंबाइंड कर दिया गया है सब साथ में। इसी तरह से P3 का है, प्लस F1 और प्लस A3 प्लस और Y। अगर Y ब्लीडिंग की कंडीशन में देंगे, साइनस में जो स्पाज्म होता है उसे कंट्रोल करने के लिए हम दे सकते हैं, और WE न्यूट्रल्स है, हम दोनों कंडीशन में दे सकते हैं। G ये क्रॉनिक कंडीशन में है, जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो, और लाइक सीवियर पेन लाइक सिजेरियन और लाइक सिजेरियन और बर्निंग लाइक पेन में आप दे सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन है इधर?
What is the main cause of epistaxis? Local trauma is the most common cause followed. देखिए यहाँ पे स्पेलिंग में कई जगह एपिस्टैसिस भी आया है, कंप्यूटर ज़्यादातर एपिस्टैसिस रन कर रहा था, ऐसे एपिस्टैक्सिस होता है ये. Local trauma is the most common cause, followed by facial trauma, foreign bodies, nasal or sinus infection, and prolonged inhalation of dry air. Children usually present. ये तो repeat कर लिया. चलो. What can cause nosebleeds? For no reasons. Cause of nosebleeds: foreign object stuck in the nose, chemical irritations. केमिकल इरिटेशन में ऐसा होता है जब आप कहीं जा रहे हो और कई बार होता है कि आपको वो चीज़ सूट नहीं कर रही है, जैसे कि क्रैकर्स भी होता है. कई बार मुझे भी फील हुआ है कि नोज़ के अंदर कुछ अजीब सी स्पाज़म हो रही है, तो क्रैकर्स कभी कभी सूट नहीं करते, उनके जो फॉग होते हैं, तो उसके वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, इरिटेशन. एलर्जी रिएक्शंस, किसी चीज़ की एलर्जी भी हो सकती है, उसके वजह से भी अगर बार बार स्नीजिंग हो रही है तो इसके वजह से भी हो सकता है. इंजरी टू द नोज, नोट नाक के अंदर जो है किसी तरह की इंजरी हो गई हो. रिपीटेड स्नीजिंग, बार बार स्नीजिंग आने का भी कॉज बनता है, जैसे कि हमने पहले किया. पिकिंग द नोज, बार बार नोज का बहना. कोल्ड एयर, ठंडी हवा, जैसे कि अभी दिसंबर में शुरू हो गई, दिसंबर से जनवरी तक चलती है, तो ऐसे में ड्राई हो जाती है नोज़, और वहाँ पे उस वजह से अगर नोज़ के अंदर मॉइस्चर होता है तब तक तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं है. अगर ड्राई होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें वेसल्स जो हैं क्रैक कर सकती हैं और उससे ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है. अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकती है. हाउ डू यू ट्रीट एंड epistaxis? Nosebleed care, sit upright and lean forward, बैठें और ऊपर की तरफ, और जो सर को है पीछे की तरफ झुका दे. पिंच योर नोज, नाक को दबा दें. टू प्रिवेंट रीब्लीडिंग, डोंट पिक और ब्लो योर नोज एंड डोंट बेंड डाउन. नोज़ को मूव ना करें. अक्सर लोग क्या करते हैं, उससे ब्लीडिंग अगर बहुत तेज़ी से आ रही है तो नोज़ को दबाकर थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे, चलो भाई इससे रुक जाएगी, लेकिन उससे आपकी ऑक्सीजन कमी हो जाएगी. ब्लीडिंग किसी एक सेक्शन से आ सकती है, एक पार्ट से नोज़ के, और कभी कभी दोनों से भी आ सकती है. बैंड डाउन फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर द ब्लीडिंग एपिसोड्स. इफ रीब्लीडिंग अकर्स, ब्लो out forceful to clear your nose blood clots. What are the signs and symptoms of epistaxis? Symptoms and sign: persistent dry nose, frequently nasal infections, frequently nasal infections, stuffed nose, colored drain, itchy, water eyes, inability to sum and loss of taste, or difficult breathing through the nose, mouth breathing, epilepsy at night. How can prevent epistaxis? Nosebleed is epistaxis preventions: use a saline nasal spray or saline nose drop 2 to 3 times a day. ये जो सलाइन है इसके अंदर आप जो आप बना रहे हैं नोज़ के अंदर स्प्रे करने के लिए, इसमें A1, C5, A1 और B का यूज़ कर लें, जिससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और फिलअप होने में उससे जो वहाँ पे डैमेज हुआ है उसे जल्दी क्योर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जल्दी क्योर होगा. सलाइन नोज़ ड्रॉप या नोज़ ड्रॉप में भी आप मिक्स कर सकते हैं. नोज़ ड्रॉप का तरीका ये है कि आप 5 ml या 10 ml, सॉरी 10 ml रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है. 10 ml इंजेक्शन वाटर ले लें, उसके अंदर 2 ड्रॉप्स C5 और 2 ड्रॉप A1 और 3 to 5 ड्रॉप B कर लें. ये आपका नज़ल ड्रॉप तैयार हो गया. चेक करें और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे डाल सकते हैं. लेकिन क्लिनिकल आप
बी को डायरेक्ट डाल सकते हैं अगर आपने रेक्टिफाइड स्पिरिट में तैयार नहीं किया है 1 पाउंड के अंदर, क्योंकि 1 पाउंड के अंदर रेक्टिफाइड स्पिरिट जो 5 ml डालते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं रहता, कुछ नहीं पता चलता, सिर्फ लाइट स्मेल होती है। पेशेंट के अंदर इरिटेशंस भी नहीं होता नोज के अंदर डालने पे या टंग पे भी लेने पे कोई बर्निंग या किसी टाइप की कोई बैड इफेक्ट नहीं नज़र आता। अगर हम डायरेक्ट कंसनट्रेट कंडीशन में कहीं पे भी अगर टंग पे भी डाल दें तो टंग थोड़ी देर के लिए बर्न होने लगती है और कई बार ऐसा होता है रेड भी हो जाती है। तो इसलिए रेक्टिफाइड स्पिरिट डाइल्यूट करके यूज़ करें, कहीं भी डायरेक्ट रेक्टिफाइड स्पिरिट वाली मेडिसिन डायरेक्ट इस्तेमाल मत करें। कीप योर नेजल पैसेज मॉइस्ट, एड ह्यूमिडिफायर टू योर forensic or run humidifier in your bedroom at night to add moistures to the air. How can we prevent nose bleeding? How to prevent nose bleeding? ये 2 बार क्वेश्चन यहाँ प्राइज किया गया। कीप द इनसाइड ऑफ योर नोज मॉइस्ट, नाक के अंदर जो है मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जिसमें मॉइस्चर हो। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो जो ड्रॉप तैयार कर रहे हैं उसमें कम से कम अगर 10 ml ड्रॉप्स तैयार कर रहे हैं नोज़ ब्लीडिंग के लिए तो उसके अंदर कम से कम माइनस करें 2 ml, तो आपके पास बचेगा 8 ml इंजेक्शन वाटर। और 8 ml इंजेक्शन वाटर में 2 ml तक आप ग्लिसरीन मिला सकते हैं। उससे जो आप ग्लिसरीन लेवल का मिक्स ड्रॉप यूज़ करेंगे तो उससे मॉइस्चराइज होगा। तो मॉइस्चर की कहीं कमी है तो हमें ग्लिसरीन इस्तेमाल कर लेना चाहिए, चाहे वो एक्सटर्नली हो, चाहे वो नोज़ के अंदर हो, चाहे वो टंग के अंदर हो, यूज़ किया जा सकता है। ड्राइनेस कैन कॉज बाय नोज ब्लीडिंग, सूखापन ही जो है नोज ब्लीडिंग के लिए होता है, कॉज बनता है। और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल सब्सटेंस नोज़ के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर ये बात आती है तो पेशेंट के लिए हम ड्रॉप बना के देंगे और ड्रॉप का या फिर हम ऑइंटमेंट बना देंगे। ऑइंटमेंट बनाने का तरीका ऐसा है कि आप वैसलीन रखें और वैसलीन को एक 5 ml इसको स्पून में लें और क्लिनिक के अंदर आप बाउल रखें या फिर कोई इस टाइप की चीज़ रखें, कलर जैसे आता है मेडिसिन ट्राइचुएशन तैयार करने के लिए, उसमें आप डालें। और जैसे कि आपने ड्रॉप के अंदर डाल रखा था 2 ड्रॉप्स C5, 2 ड्रॉप A1, 5 ड्रॉप 5 ड्रॉप B, इसी को आप वैसलीन के अंदर मिक्स करें। वैसलीन के अंदर खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दें, मिक्स हो जाएगी और इसे एक डिब्बे में पैक करके दे दें, रात में सोते वक्त लगा सकते हैं। म्यूकस के लिए C13 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटर्नल यूज़ के लिए C5 की जगह C13 भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ सलाइन नेज़ल प्रोडक्ट, और ये एलोपैथ में तो तैयार आता है, हमारे वहाँ भी कुछ प्रोडक्ट्स कुछ लैब वालों ने तैयार करना शुरू कर दिया है, तो अगर आप मंगवा सकते हैं तो मंगवा लें और नहीं तो खुद तैयार कर लें। स्प्रेइंग इट योर nostrils helps keep the inside of your nose moist. use humidifier यूज़ कर सकते हैं। don't smoke, don't pick your nose, don't use cold and allergy medications too often. कोई भी कोल्ड एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ और या फिर जो मेडिसिन आपको एलर्जी कर रही है और इस तरीके से आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसे भी आप मत यूज़ करें। यहाँ पर when should be worried about nosebleeds, it rare but bleeding disorders can cause nosebleeds if you have one your blood may not clot properly, if your nosebleeds are hard to stop and or you get bleeding from your gums or from minor cuts, केयर विद बी से आप क्या कर सकते हैं, अगर हम कट लगा हुआ है ब्लीडिंग हो रही है बी डायरेक्ट डालें या फिर ड्रॉप बना के दे दें पेशेंट को। इफ़ ब्राइट रेड ब्लीडिंग, यहाँ पे हमने लिख दिया है इस चीज़ को, आर्टरीज
arterial bleedings with A1, G if dark bleeding, blackish bleeding, venous bleeding with A2, इसे G को with A2 के साथ ही यूज कर सकते हैं। Can stress cause nose bleedings? Cause that may be triggered by stress, headaches, sometimes triggered by stress can result in or be accompanied by nosebleed. If you tend to pick your nose or blow your nose frequently when you feel stressed or anxious, that cold also triggered nosebleed. Okay. Can nosebleeds be sign of sometimes serious? Nosebleeds aren't usually serious, however frequently or heavy nosebleeds may indicate more serious health problems such as high blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर अगर एडल्ट के अंदर हो तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप क्या यूज करेंगे? हाई ब्लड प्रेशर है तो यहाँ पर S10, C5, A1 और B यूज करेंगे। S10, C5, A1 और B यूज करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के अंदर। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाएंगे तो इससे कंट्रोल हो सकता है। Disorders, clotting disorders, and should be checked. Excessive bleeding over prolonged period of times can also lead further problems such as anemia. Anemia भी cause हो सकता है। Can you put Vaseline in your nose? पेट्रोलियम, जैसे कि हमने पहले बताया था, यहाँ पे इसी चीज़ का क्वेश्चन किया गया है। और आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली जिसे कहते हैं, इज जनरली सेफ टू यूज़। और ऐसा है कि आप प्रैक्टिशनर्स हैं तो इसमें आप अपनी मेडिसिन मिला के दें। सादी पेट्रोलियम जेली भी दे सकते हैं, और ये जिनके मॉइस्चराइज नोज नहीं रहती, मॉइस्चर्स नहीं रहते, मॉइस्चर्स तैयार करने के लिए हमें जो है EH का जो फार्मूला लेते हैं उसके अंदर हम, आपको मालूम होगा, S5 ऑल स्किन, ऑल टिश्यूज और एपिथेलियम सेल्स पे वर्क करते हैं। तो इस कंडीशन में हम S5 कलेक्ट कर लेते हैं, S5 के साथ A1 लेते हैं, A1 के साथ ब्लीडिंग नहीं, ब्लीडिंग की कंडीशन में RE का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। मॉइस्चर्स कहीं भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं है, नोज हमेशा ड्राई रहती है या स्किन हमेशा ड्राई रहती है, तो S5, C5, A1 और RE का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग हो वहाँ पे RE की जगह पे BE का यूज़ करना है। क्लियर है? RE हमेशा डायलेट करने का काम करती है, स्पेस को बढ़ाने का काम करती है, फोर्स इंक्रीज करती है। कभी भी हाई ब्लड प्रेशर के अंदर अगर हम डायरेक्ट अगर D3 की अगर मेडिसिन यूज़ कर लें तो हाई BP और BP इंक्रीज कर जाएगा, और कोई भी आर्टरी रैप्चर कर सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, और रिस्पायरेटरी लंग्स के अंदर हैमरेज हो सकता है, माउथ से ब्लड की वॉमिट हो सकती है। ऐसी कंडीशन में RE को हम बहुत संभल के इस्तेमाल करते हैं। D5 में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाई BP को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं RE के जरिए, क्योंकि ये डायलेट करती है, फोर्स को इंक्रीज करती है। डायलेट करने के लिए हम जब S5 को A1 और RE के साथ देते हैं, 2 ड्रॉप, 10 ड्रॉप के बजाय 2 ड्रॉप देते हैं 50 ml में, तो ये इलास्टिसिटी जो होती है, आर्टरीज की जो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, जो स्पेस कम हो जाता है, ये स्पेस को बढ़ा देती है, स्पेस को बढ़ाते हैं और उसके इलास्टिसिटी को मेंटेन करके जो ब्लॉक हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, RE ड्रेन का काम करती है, जो वहाँ पे थ्रम्बस जो है जमा हो गया है उसे क्लीन और उसे डिसॉल्व करने का भी काम करेगी साथ में। तो इस वजह से हम जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज पैदा हो जाता है, तो उससे, ये अलग एक सब्जेक्ट है, ये पूरा अलग ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात आ रही है ब्लड प्रेशर की, तो ये इस चीज़ को हम बता दे रहे हैं कि आप
वहाँ पे इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। कार्डियक सेक्शन का पूरा एक ट्रीटमेंट आप दे करके उसे हमेशा हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी से बचा सकते हैं। लेकिन इसको हमें सेल के लेवल पे समझना ज़रूरी है। जैसे कि एलोपैथ में कैल्शियम ऑक्सीजन की कमी को की वजह से जब हाई बीपी होता है, बीपी का रेंज बढ़ जाता है और थ्रम्बस हो जाता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होती है, तो वहाँ पर वो लोग कैल्शियम ब्लॉक करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे एक्टिविटीज फोर्स को कम कर सकें। कैल्शियम बॉडी के अंदर पॉजिटिवली फेस को बढ़ाता है, पॉजिटिव फेस को बढ़ाता है, पॉजिट्रॉन रिलीज करता है, इस वजह से फोर्स को डेवलप करता है। तो वहाँ पर वो कैल्शियम ब्लॉकर जो मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्योंकि ज़्यादा है और वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, फोर्स को कम करने के लिए कैल्शियम ब्लॉकर मेडिसिन का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव को समझ के चलना है, हमें जो न्यूट्रल कंडीशन में बॉडी के फंक्शन को लाना है। तो इस कंडीशन में जब हम इस मेडिसिन को देते हैं तो बॉडी का फंक्शन नॉर्मल होता है, नर्वस सिस्टम उसे केयर करता है, जो चीज़ जहाँ पे डिपॉजिट हो रही है उसे नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करने का काम करता है, उसे केयर करता है, वहाँ से रिमूव करने का काम करता है। जब घर के अंदर डस्ट वहीं जमा होता है जहाँ घर में रहने वाले लोग केयर न करें, और जब नर्वस सिस्टम हमारा बॉडी का कहीं भी केयरलेस होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वहाँ पे दो तरीके से केयरलेस होता है, या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज भेज रहा हो, वो से मैसेज मिल रही हो कि यहाँ पे हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या तो ऐसा भी होता है कि वहाँ के लोकल जो पार्ट्स हैं उनसे डिमांड नहीं कर रहे हैं और वो उसे केयर नहीं कर रहा है और किसी रास्ते में कोई तरीके का ब्लॉकेज आ रहा है। तो इस कंडीशन में वो वहाँ पे केयर नहीं होता और उसकी वजह से निगेटिव डिजीज़ डेवलप होती है। जब निगेटिव डिजीज़ जब डेवलप होती है, किसी चीज़ का बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना वो निगेटिव कंडीशन में होता है, तो हम पॉजिटिव मेडिसिन को दे करके उस कंजेशन को रिमूव करते हैं, सर्कुलेशन को फास्ट करते हैं, और अगर कोई भी सेल डैमेज हो गया है, स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, एनाटॉमिकल पोजीशन बदल रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पे रिक्रिएट सेल्स करते हैं अपनी मेडिसिन के जरिए। जब हम सेल लेवल पे स्टडी करेंगे तो ये मिलता है मुझे कि हम सेल बनते हैं, कुछ का 7 डेज है, कुछ का 15 डेज है, कुछ का महीना है, मंथ है, और कुछ का साल भी है, और कुछ का जो है विदिन 10 मिनट्स के अंदर ही सारे सेल्स बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेल्स के अलग अलग वर्क हैं। अगर सेल पे जाते हैं तो वो अलग ही सब्जेक्ट है, वो रिसर्च का है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट का है, इसलिए यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस के लेवल पे स्टडीज़ करते हैं। तो वहाँ से मुझे मिलता है कि ये सेल्स को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। जब एक बार सेल्स को इंट्रासेलुलर हम मैनेज कर लेंगे बॉडी को, तो बॉडी का अगर किडनी ख़राब हो गई है, 1/3 भी अगर ख़राब हो गई है, काम कर रही है, तो उसे न्यू रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे हाथ के अंदर है टिश्यूज़ रेमेडी है, सेल रेमेडीज़ है। सेल से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेल को, चाहे वो लंग्स ख़राब हो, चाहे वो लीवर ख़राब हो। इसीलिए हमारे वहाँ मेडिसिन को कहा गया इनक्योरेबल डिजीज़ को क्योर करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी है। हम इंट्रासेलुलर एनर्जी को मेंटेन करते हैं, इंट्रासेलुलर रिकंस्ट्रक्ट को मेंटेन करते हैं, और सेल्स जो डैमेज हो रहे हैं उनको समझकर और उनके अकॉर्डिंग नर्वस सिस्टम को हम मेंटेन करते हैं। नर्वस सिस्टम उस लोकल एरिया, उस पार्ट, उस आर्गन को केयर करता है और वहाँ पे री एस्टैब्लिश सेल करता है। इसलिए वो जो सेल्स पुराने हो गए हैं, जो आर्गन कमज़ोर पड़ रहे हैं सेल्स की वजह से, वो रिफॉर्म होते हैं और न्यूली वर्क करने लगते हैं। इसलिए हमारे वहाँ क्योर है 100। तो यहाँ पे जनरली सेफ टू यूज़ रेयरली, हाउएवर इनहेलिंग फैट बेस्ड सब्सटेंसेस, चिकनी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लिपिड्स सच एज पेट्रोलियम जेली और मिनरल ऑयल फॉर प्रोनोज्ड पीरियड्स कैन कॉज लंग्स प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। इट इज़ सेफ टू स्लीप आफ्टर ए नोज ब्लीड, ट्राई नॉट टू लिफ्ट और स्ट्रेंस आफ्टर ए नोज ब्लीड, राइज योर हेड ऑन ए पिलो while you sleep, put at then layer of
saline or water based nasal gel such as nasogel inside your nose. Put it on the septums which is divide your nostrils. What are complications of epistaxis? Complications of epistaxis and treatment include the following: hemorrhagic shock, septic shocks, pneumocephalus ये कॉज होते हैं, साइनोसाइटिस, नेप्टल प्रेशर नेक्रोसिस, न्यूरोजेनिक सिंकोप ड्यूरिंग पैकिंग, एपीफोरा for blockage of the lacrimal ducts, hypoxia from the impaired nasal air movements. ये कॉज हैं इसके एपिस्टैक्सिस होने के, कॉम्प्लिकेशंस राइज करने. Why is the blood coming out of my mouth and nose? ब्लड हमारे मुंह से और नाक से किस तरीके से आता है? ब्लड may come out of your nostrils but blood can also leak into your throat. जो नाक के अंदर जो ब्लड सीक्रेट कर रहा है नोज के अंदर, वो लैरिंक्स के जरिए थ्रोट के अंदर भी जा रहा है और वो आपके मुंह से भी आ रहा है. ऐसी कंडीशन में जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मुंह से भी आने लगता है. लोग घबरा जाते हैं कि मुंह से भी ब्लीडिंग हो गई बहुत. तो इसमें वही प्रोसेस है, पैर को ऊंचा करें, सर को नीचे की तरफ रखें और बी यूज़ फ़ौरन करें. और बी हमेशा क्लिनिक के अंदर तैयार रखें. कहीं भी किसी तरीके का कट और ब्लीडिंग वाला आए तो डायरेक्ट आप जो क्लिनिक में D5 की मेडिसिन है, बी रखा हुआ है, उसी का यूज़ करें, उससे रिजल्ट फ़ौरन मिल जाता है. कैन बी सीरियस टू मे बी कॉज बाई इंजरी टू योर नोज बट मे आल्सो कॉज बाई हाई ब्लड प्रेशर और अदर कंडीशन. हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट को लेटाएं और ब्लड प्रेशर भी चेक करें. अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आप A3 और B S10 C5 दे सकते हैं. नोट करना चाहें नोट कर लें, S10 C5 A3 B हाई ब्लड प्रेशर के लिए देंगे. और इसके साथ क्योंकि प्रेशर कभी कभी किडनी भी कॉज बनाती है, यूरिन पास हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, तो इस चीज़ के लिए हम S6 और A1 WE भी देंगे. और इससे दोनों को मिला करके हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं. ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट भी इसी तरीके से किया जाता है. ओके, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बीच में मुझे रोक करके, वरना फिर हम कंटिन्यू हैं. कैन हाई ब्लड प्रेशर कॉज नोज ब्लीडिंग? हार्ट कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के कॉज बनते हैं. एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैन आल्सो कॉज नोज ब्लीडिंग. कंजेस्टिव हार्ट फेल की वजह से भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है. एज कैन हाइपरटेंसिव क्राइसिस. ये नोज ब्लीडिंग जब हो रही है तो ये भी हो सकता है कि ब्रेन हैमरेज भी हुआ. ब्रेन हैमरेज की कंडीशन में भी नोज ब्लीड मिलेगी हाइपरटेंशन में और हाई ब्लड प्रेशर के अंदर. हाइपरटेंसिव क्राइसिस एज सडन रैपिड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एकदम से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना जिसमें वक्त ही नहीं मिले. जैसे कि एक आपके पास डोर है, दरगाह का हो या मंदिर का हो या मस्जिद का हो, और सडनली किसी ने कुछ कहा और भगदड़ मच जाए तो उस डोर से सारे लोग एक साथ निकलना चाहेंगे. इसी तरीके से हमारी कोई भी बात सुन करके इंसान जब घबरा जाता है तो जो वेन्स ब्लड का फ्लो है इमिडिएटली तेज़ हो जाता है, और ख़ास करके ब्रेन के अंदर. और ब्रेन की वेसल्स बहुत ही कमज़ोर होती हैं. जैसे उस पर प्रेशर पड़ता है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हैमरेज हो जाता है. ऐसी कंडीशन में पैरालिसिस अटैक हो सकता है. पैरालिसिस अटैक आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों के दिनों में होता है, रात के सोने में होता है, और ख़ास करके 2 से 3 के बीच में होता है, 12 बजे रात के बाद ही होता है. उसमें रीज़न ये होता है कि बॉडी आराम से लोग सोए होते हैं और ठंडक होती है, उनको यूरिन पास करना होता है, आँख खुल जाती है, ऐसे में वो उठते हैं जल्दी से, एकदम से उठ कर एकदम से खड़े हो जाते हैं. तो इस कंडीशन में 2 चीज़ें होती हैं. एक तो बॉडी पूरी रिलैक्स मोड में होती है, एकदम से खड़े होने पे बॉडी को बैलेंस में लेने के लिए
बीपी इंक्रीज करता है, बीपी कम होता है जब पेशेंट कोई सो रहा होता, जब इंक्रीज करता है और मूवमेंट करता है, ऐसी कंडीशन में बाहर जब ठंडक में जाता है और ठंडक ज़्यादा होती है गर्म बेड से निकल करके, ब्लैंकेट से निकल करके जैसे ही वो खड़ा होता है, एक्सटर्नल जो कोल्ड एटमॉस्फेयर है उसके बॉडी को बाहर से इतनी ज़्यादा कोल्ड देता है कि जो उसके नर्वस सिस्टम, ब्रेन के अंदर जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ती हैं और प्रेशर पड़ के वो कंस्ट्रक्ट होती हैं, सॉरी। इस कंडीशन में जब प्रेशर इंक्रीज क्या करता है इमीडिएटली, तो इस तरीके से एक तरफ इंक्रीज होता है, एक तरफ डिक्रीज होती है, स्पेस कम मिलता है और सॉफ्ट होने की वजह से फौरन हैमरेज हो जाता है और हैमरेज की वजह से पैरालाइज अटैक कोल्ड के दिनों में अक्सर होता है। या तो हीट के दिनों में ज़्यादा होता है या तो कोल्ड के दिनों। हीट के दिनों में कब होता है? जब एसी से डायरेक्ट सन लाइट में अगर आते हैं और बहुत ज़्यादा हीट हो रही हो, ऐसी कंडीशन में भी ये चीज़ होती है। तो बहुत केयर होकर के एसी से डायरेक्ट सूरज की रोशनी में जाएं, गर्मी में जाएं, जैसे कि गर्मी के दिनों में मई के महीने में होता है। और अभी दिसंबर से जनवरी का महीना इसी टाइप के पैरालिसिस पेशेंट के लिए होगा। आप इसमें जो मेडिसिन हमने ऊपर लिख रखी है और बताई है उसे दे सकते हैं, उससे क्योर हो सकता है। अगर ब्लड क्लॉट कर गया है तो उसे रिमूव करने के लिए आरई का इस्तेमाल करना होगा। उसका पैरालिसिस क्या अगर ट्रीटमेंट है आपके पास तो आप देख लें, और नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हैं अलग से, ठीक है, फ़ोन करके किसी भी वक्त आप जान सकते हैं। बी कंपाइंड बाय ए सीवियर हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। सीवियर हेडेक होता है, शॉर्टनेस ब्रीथ, ब्लड प्रेशर डेट मे बी accompanied बाय द सीवियर हेडेक। इसमें सीवियर हेडेक होगा, ब्लड प्रेशर अगर राइज कर रहा होगा, और शॉर्ट ब्रीदिंग, कम सांस ली जा रही होगी, ठीक। एंड एनेक्सिटी अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA इनके जरिए बताई गई। व्हाट फूड इज द गुड फॉर नोज ब्लीड? इसके अंदर फूड्स में क्या लेते हैं? विटामिन के डिफिशियंसी कैन कॉज बाय नोज ब्लीडिंग। विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है, तो विटामिन के का मैनेज करना चाहिए। हैंस ईट लॉट्स ऑफ विटामिन के रिच फूड सच एज डार्क ग्रीन लीफ। जितनी भी डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होती हैं उस सारे में सभी में विटामिन के होता है, और विटामिन के मार्केट में भी मिलता है। अगर ब्लीडिंग के चांसेस बार बार बनते हैं तो विटामिन के बाज़ार से लेकर के आप दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन्स के लिए WHO भी सारे प्रैक्टिशनर को अलाउ करता है। जब आप अगर कॉलेज अटेंड किया होगा, आपने सेशन कंप्लीट किया होगा, उसके अंदर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन आई है, उसके अंदर आपको विटामिन्स के बारे में इन्फॉर्म किया गया है, विटामिन्स के डिफिशियंसी के बारे में किस तरीके से होता है। विटामिन्स डिफिशियंसी आप बाहर से परचेस करके दे सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से भी आप दे सकते हैं अगर आप बाहर की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, विटामिन्स वगैरह। और टू हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर नोज ब्लीड्स, और फ्यूचर में इससे बचा जा सकता है। और कभी भी कहीं भी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो विटामिन के कंटिन्यू कर देने से, जैसे कि ट्राइन ब्लीडिंग्स होती हैं ज़्यादा, मेनोपॉज के कंडीशन में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, या ऑपरेटिव कंडीशन में भी होती है, तो ऐसे कंडीशन में विटामिन के का यूज़ किया जाता है। पीरियड के अंदर अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या एबॉर्शन के ड्यूरेशन में हो गई हो, तो हम सबसे पहले तो जो भी एबॉर्शन के अंदर जो पार्ट अंदर बच गए हैं उसके लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं। EH के मेडिसिन में आता है S1 C1 और B। अगर C1 और B का यूज़ करते हैं तो ब्लीडिंग भी कंट्रोल होती है और वॉश भी होता है यूट्रस। तो अगर आरी भूल से भी अगर दे देंगे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो C1 ऐसे भी अगर हम यूज़ करें तो यूट्रस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट रहती है आपसे। और किसी भी टाइम हम फीमेल के लिए C1 का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे ट्रीटमेंट नहीं पता है तो भी हम C1 से पूरा अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, कैंसर ग्रुप की मेडिसिन C1 है। डज वैसलीन हेल्प विद नोज ब्लीड? रिमेंबर यूजिंग नेजल सलाइन स्प्रे एंड ऑइंटमेंट लाइक वैसलीन, जैसे कि हमने आपको पहले तरीका बता दिया है, आर द बेस्ट टूल्स फॉर द प्रिवेंटिंग नोज ब्लीडिंग। व्हाट इज द नेजल सलाइन? A nasal saline, a saline nasal
wash help flush clone dust and other debris from the your nostril. जो अलग कोई भी डस्ट है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स है तो उसको हम साफ़ कर सकते हैं, नाक को साफ़ करते हैं. योर नोज नेजल पैसेज इट इज़ आल्सो हेल्प रिमूव एक्सेस म्यूकस, और वहाँ पे जो म्यूकस ज़्यादा है उससे भी निकाल सकते हैं. जैसे कि सर्दी के दिनों में म्यूकस ज़्यादा जमा हो जाता है, उसके वजह से नेज़ल कंजेशन होती है, वो हो जाता है सर्दियों में, और नेज़ल कंजेशन की वजह से सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती, और ऐसी कंडीशन में भी ब्लीडिंग हो सकती है. और मॉइस्चर अगर वो बहुत सर्दी, जैसे कि बाहर जाते हैं और रात के वक्त में या सुबह भी निकलते हैं और ड्राई एयर चल रही होती है, तो जो म्यूकस है वहाँ पे जमा हो जाता है, और उसे निकालने के लिए उसे साफ करते वक्त जो है ब्लीडिंग आ सकती है और ड्राइनेस रहेगी, और उसे निकालते वक्त मॉइस्चर तो होगा नहीं, तो वो जो वेसल्स हैं वहाँ पे रैप्चर कर जाती हैं. योर नेजल पैसेज आर ओपन स्पेस बिहाइंड योर नोज. एयर पैसेज थ्रू योर नेजल पैसेजेस बिफोर एंटायरिंग योर लंग्स, और लंग की तरफ ऑक्सीजन जाने में हेल्प करते हैं ये चीज़. A saline solution good for your nose. Saline solution makes an excellent nasal wash. When flushed through your nasal passages, saline can wash away allergens, mucus and others. Diverse nasal irrigations can relieve the symptoms of stuff, नाक जो बंद हो जाती है, nose, and help preventing इनस इन्फेक्शन, और इन अंदरूनी इन्फेक्शन को भी ये रिमूव करता है. और यहाँ पे यू कैन बाई सलाइन नोज ड्रॉप्स एट ए फार्मेसी, और योर कैन मेक योर ओन सलाइन सॉल्यूशंस. एड 1 कप, यहाँ मेथड है 1 कप यानी 240 ml डिस्टिल वाटर टू क्लीन कंटेनर. If you use tap water, boil it is the first to. अगर टैप वाटर ले रहे हैं तो उसको पहले बॉयल करें, उसको ठंडा करें, स्टरलाइज इट एंड देन लेट इट कूल अंटिल इट इज़ द लूकवार्म. हल्का गर्म आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ही इस्तेमाल करें. पहले उसको स्टरलाइज करें, बॉयल करें, स्टरलाइज हो जाएगा, फिर आप इस्तेमाल करें. ऐड 0.5 TSF 2.5 मिलीग्राम साल्ट टू द वाटर. साल्ट मिलाएं वाटर के अंदर, और फिर ऐड 0.5 टीस्पून बेकिंग सोडा. ये दोनों मिक्स करें, और अपनी आप WE भी डाल सकते हैं. WE से जो है सेंसिटिविटी जो है वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ के जो नेगेटिविटी है वो से ख़त्म करेगी. पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होगी, क्योंकि हमें जब क्लियर नहीं होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव देना है, तो वहाँ पे हम न्यूट्रल का यूज़ करते हैं. न्यूट्रल के अंदर दोनों फेज हैं, दोनों में मेंटेन करती है, बैलेंस करती है. ठीक है, तो WE हम दे सकते हैं. इस कैन आई मेक मे ओन सलाइन नेजल स्प्रे. द मेक द सॉल्यूशन मिक्स 3 teaspoons of non-iodized salt, kosher salt with the no additives is the best, and 1 teaspoon of baking soda. Store these mixtures in a small clean jar. स्टोर से आप मिक्सचर लें और एक स्मॉल क्लीन जार लें. When you are ready to use it, mix a teaspoon of the mixtures into 8 ounce of distilled water. ये मिक्सचर जो है 8 ounce डिस्टिल वाटर में मिक्स करें, स्टरलाइज वाटर में, और प्रीवियसली बॉयल्ड एंड कोल्ड वाटर में दे सकते हैं. कैन यू यूज टेबल सॉल्ट फॉर नेजल रिंस unless you use distilled water. Throw saline away after 24 hours. Unless you use distilled water, throw saline away after 24. और सलाइन के 24 आवर्स के बाद ही यूज़ करें. डू नॉट ड्रिंक सलाइन. यूज़ टेबल सॉल्ट और फाइन सी सॉल्ट. टेबल सॉल्ट बेहतर है सी सॉल्ट से. कोर्स salt does not dissolve as well and can cause irritation.
कॉर्स सॉल्ट जो होता है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं होगा और वो इरिटेशंस पैदा कर सकता है। तो हमारे जो घर के अंदर जो सॉल्ट्स है वो यूज़फुल है। हाउ डू यू मेक saline solution at home? Put 1 cup of water, half teaspoon of salt into the pot. Put the lid on, boil for 15 minutes. हाफ टी स्पून सॉल्ट ले लें और 1 कप ऑफ वाटर लें, उसके अंदर मिक्स करें और इसे बॉयल करें 15 मिनट्स तक विद द लिड ऑन सेट ए टाइमर सेट कर दें। सेट द पैन असाइड अंटिल कोल्ड, उसके कोल्ड करने के लिए सेट कर दें टू रूम टेम्परेचर पे। केयरफुल पावर द साल्ट्स एंड वाटर नॉर्मल सलाइन फ्रॉम द pan into the jar or bottle and put the lid on। ये सलाइन बना करके घर में और हम क्लीन कर सकते हैं। वाट फूड, अच्छा ये जो है सलाइन तैयार करके हम पेशेंट को भी दे सकते हैं और क्लिनिकल हम रख लें और दे सकते हैं पेशेंट को रेगुलर क्लीन करने के लिए। व्हाट्स फूड हेल्प नोज ब्लीड्स? सो इंक्लूड पोटेशियम रिच फूड्स लाइक बनाना। नोज ब्लीडिंग के लिए हम बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम इसमें ज़्यादा होता है। ब्लीडिंग अगर हो रही है तो पोटेशियम अगर हम वहाँ पे कंप्लीट करते हैं फूड्स के अंदर तो इससे भी रोकी जा सकती है। तो यहाँ पे सो इंक्लूड्स पोटेशियम रिच फूड जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, फूड्स लाइक बनाना, वोकाडोज एंड टोमेटोज इन योर डाइट के अंदर वोकाडोज, टोमेटोज और बनाना इस्तेमाल करें। विटामिन सी इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथनिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इंक्लूडिंग दोज वन द इनसाइड ऑफ द नोज दैट कैन ब्रस्ट टू ट्राइगर नोज ब्लीड्स। इंक्लूड विटामिन सी रिच फूड्स लाइक ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, पेपर्स, बारकोली, बेरीज, साइट्रस फ्रूट्स। ओके, अब यहाँ से क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है तो हम 33 पे इस प्रोग्राम को रोक रहे हैं और नेक्स्ट टाइम में कल इसी सेशन को अगर आप चाहें तो इसी सेशन को रिपीट किया है, वरना फिर ऑस्टियो प्रोसेस का है हमारे पास सेशन तैयार कल के लिए। नेक्स्ट सैटरडे के लिए इसे रख देते हैं फिर। तो कल अब जैसे फ़ोन आएंगे हमारे पास उस हिसाब से इसे कंटिन्यू कर देंगे कल, वरना फिर नेक्स्ट संडे को कंटिन्यू करेंगे अगर इसमें किसी का इंटरेस्ट है, वरना फिर नेक्स्ट संडे को नया प्रोग्राम आएगा। अगर इंटरेस्ट है तो इसे रिपीट करेंगे आगे और, क्योंकि इसके अंदर अभी टोटल 33 स्लाइड्स कंप्लीट हुई है, 70 स्लाइड्स हैं, जबकि आगे अभी बहुत सी चीज़ें बाकी रह गई हैं। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट्स भी है इसमें साथ में, ये है पिक्चर्स के साथ हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो इसे आगे नेक्स्ट सेशन में दिखाया जाएगा, वरना फिर नेक्स्ट में नया सब्जेक्ट लेके आएंगे। अगर फ़ोन मुझे मिलता है, मैसेज मिलती है इसे कंटिन्यू करने की, तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर यहाँ से कंप्लीट होगा, क्योंकि 33 स्लाइड्स आज कंप्लीट हुई है और बाकी अभी रह गई है। ठीक है, तो आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।